हेलो दोस्तों, क्या हालचाल, कैसी चल रही है तैयारी। आईआर की क्लास में, अंतरराष्ट्रीय संबंध क्लास में आपका फिर से स्वागत है। फर्स्ट पार्ट में हमने आईआर की क्लास में बेसिक तरीके से समझा था कि नीतियों के कारक क्या थे और हमारे विदेश नीतियां क्या थी, उसके बारे में हमने समझा था। अब पार्ट 2 के जरिए से हम कुछ और आगे के नीतियों के बेस पर फैक्ट समझने का प्रयास करते हैं और आप सभी बेहतरीन तरीके से तैयारी इसी तरीके से करते रहिए। रेगुलरिटी के साथ वीडियो अपलोड होती हैं, तो रेगुलरिटी के साथ आपको वीडियो देखना है, जिससे हमारी प्रिपरेशन में कोई भी कमी ना रह पाए। हमें अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस करेंगे, आईएएस यूपीएससी निकालेंगे बच्चों, क्रैक करेंगे। सपना वो दूर नहीं जब होगा आईएएस का सपना पूरा। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम समझेंगे विदेश नीति निर्धारक के बारे में, जो कि हमारे कुछ फैक्ट में हैं। वैचारिक कारक भी है, राष्ट्रीय इच्छा क्या है उसको समझेंगे, सामाजिक और राजकीय ढांचा यानी कि जो हमारे सोशल गवर्नमेंट ढांचे हैं उसके बारे में भी हम थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। और जो रिलीजियंस वगैरह होती हैं, धर्म होती हैं, धार्मिकता का इस पर क्या प्रतीक है उसको भी हम बेसिक तरीके से समझेंगे। बाहरी वातावरण क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जलवायु का परिवर्तन किस प्रकार होता है उसके बारे में भी हम समझेंगे। इंटरनेशनल की क्लास इतना महत्वपूर्ण हिस्सा है जो कि GS2 में बहुत ज्यादा रोल निभाता है, तो इसलिए हमें पॉलिटी के साथ साथ लेकर के हमें इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर चलना पड़ रहा है। तो क्या होता है कि अगर हम सिर्फ पॉलिटी कवर करते हैं तो पॉलिटी में तो हमारा सिर्फ GS2 तो होने वाला नहीं है, तो GS2 को कंप्लीट करने के लिए हमें इंटरनेशनल रिलेशंस को बहुत तरीके से साथ में लेके चलने का ज्यादा फोकस करना है। तो इसलिए हमें अंतरराष्ट्रीय क्लास पर ज्यादा फोकस करते हुए आगे बढ़ना है। और मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं कि यहाँ पे तो अपना क्लास चल ही रहा है, आगे आपको क्या करना है कि डेली का न्यूज़पेपर जरूर पढ़ा कीजिएगा। न्यूज़पेपर से क्या रहेगा कि जो इंटरनेशनल के कुछ फैक्ट आते हैं उनको या तो अंडरलाइन कर लीजिए या फिर नोट करके उनको रख लीजिए। ठीक है, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। बहुत से बच्चों का ये कमेंट रहता है कि यार सर किस प्रकार से हम अपनी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें, किस प्रकार से हम नोट्स बनाएं, तो उतना ज्यादा उस पर हम थोड़ा आगे चर्चा करेंगे। हम समझ लेते हैं थोड़ा सा कि वैचारिक कारक हैं क्या। विदेश नीतियों के निर्धारकों में वैचारिक कारक के कुछ फैक्ट हैं, जैसे कि प्रत्येक राष्ट्र आदर्शों के ढांचे पर निर्मित होता है। क्या होता है कि वैचारिक कारक जो होते हैं उसमें राष्ट्र के आदर्शों के ढांचे पर निर्मित होता है। कौन होता है? वैचारिक कारक। अब वैचारिक कारक क्या है कि विदेश नीतियों के निर्धारक में एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है कि हमें किस तरीके से अपना एक वैचारिक ढांचा रखना है जो हमारे आदर्शों पर निर्मित हो। आगे है कि लोकाचार यानी कि लोक के आचार और निम्न कानूनों द्वारा परिभाषित किया जाता है। इसको हम एक लोकाचार और निम्न कानूनों के द्वारा भी परिभाषित कर सकते हैं। साम्यवाद की विचारधारा 1945 से 1990 के दौरान जो साम्यवादी राष्ट्रों की विदेश नीतियों को निर्धारित करने में एक कारक महत्वपूर्ण होता है। एक कारक बहुत महत्वपूर्ण होता है और वो चाहे तो हमारा एक वैचारिक कारक भी कर सकते हैं और राष्ट्रीय इच्छा के कारक भी हो सकते हैं, पर वैचारिक कारक एक महत्वपूर्ण हिस्सा साम्यवाद की विचारधारा 1945 से 1990 के दौरान की साम्यवादी राष्ट्रों की विदेश नीतियों को निर्धारण करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। नेक्स्ट पॉइंट है वैचारिक संघर्ष इस प्रकार दुनिया भर में दोनों शक्तियों और देशों की शीत युद्ध नीतियों 1945 आया, 1945 से 1990 में निर्धारण कारक बना रहा है। 1945 से 1990 में इसका महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। किसका रहा है? वैचारिक संघर्ष का। वैचारिक संघर्ष में क्या है कि दोनों प्रकार की दोनों शक्तियां थी। अब दोनों शक्तियां हैं क्या? एक तो हमारा हो गया वैचारिक कारक के बेस पर, और एक होता है हमारा कि जो कानूनों की युद्धता है, जो कानूनी की व्यवस्थाएं हैं, उन दोनों शक्तियों को देश की शीत युद्ध नीतियों को 1945 से 90 में निर्धारण कारक बना रहा है, यानी बनाया गया था।
अब समझते हैं हम, हमारा वैचारिक कारक के लिए इतना कंप्लीट हुआ। राष्ट्रीय इच्छा है क्या? राष्ट्रीय इच्छा वो नहीं है जो एक राष्ट्र के हिस्सा हो, या फिर कहीं हम इच्छा करें कोई राष्ट्र के प्रति तो वो राष्ट्रीय इच्छा हो जाए। बच्चों ये वो राष्ट्रीय इच्छा नहीं है। राष्ट्रीय इच्छा वो है जो हमारे राष्ट्र के प्रति कुछ एक इच्छुक कानूनों के बेस पर निर्धारित हो, उसको हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय इच्छा कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनको हम देख लेते हैं। जनमत या राष्ट्र की इच्छा विदेश नीति का एक अन्य महत्वपूर्ण कारक है। किसका है? विदेश नीति का महत्वपूर्ण कारक है। कौन है? राष्ट्रीय इच्छा में। जनमत हो या राष्ट्र हो, जनमत है क्या? जनमत वो है जो लोगों के द्वारा मत दिए जाते हैं। मत हम जानते होंगे यार, जनमत मत वो होते हैं जो हम वोट वगैरह करते हैं, उन्हीं को हम मत बोलते हैं, ठीक है। और जनमत लोगों द्वारा वोट देने की इच्छा, तो कहीं ना कहीं जो जनमत होता है वो हमारे राष्ट्र की इच्छा होती है। एक राष्ट्रीय का एक जो राष्ट्रीयता है, जो लोग हैं उनका एक खुद का एक ये इच्छा है कि वो किसको जाकर के मत करें, है ना। इसी को हम राष्ट्रीय इच्छा का प्रतीक बोलते हैं। तो राष्ट्रीय इच्छा में पहला पॉइंट तो हमारा क्या है कि जनमत। दूसरा क्या है? राष्ट्र में हमें अपने कार्यों को करने के लिए जो कानूनी तौर पर कार्य हो वो हम करें। कहीं ऐसा ना हो कि कानून के खिलाफ वो कार्य हो, वो ना करें बच्चों, है ना। इसलिए इसको हम कहते हैं राष्ट्रीय इच्छा, जो हमारी इच्छा के प्रत्येक एक दृश्य को दर्शाए और हमें अपना एक आगे का अनुभव मिले, उसी को हम राष्ट्रीय इच्छा कहते हैं। जनमत और राष्ट्र, जनमत एक इसमें बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा सकता है। राष्ट्र की इच्छा विदेश नीति का एक अन्य महत्वपूर्ण कारक है। अब विदेश नीति क्या होती है कि जनमत होता है वो संभालता है कि हमें किस तरीके से अपने लोगों के लिए क्या वोट करने हैं, क्या हमें आगे का एक अपना नीतियों के बेस पर राष्ट्र को आगे बढ़ाना है। इसलिए इसको विदेश की नीतियों में एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय इच्छा। राष्ट्रीय इच्छा देश की संस्कृति और शिक्षा से बहुत अधिक प्रभावित है। देखिए इससे क्या है कि जो राष्ट्रीय इच्छा है उसमें कहीं ना कहीं जो विदेश की नीतियां हैं, हमारे भारत देश की संस्कृति जिसको हम बोलते हैं हमारा कल्चर, संस्कृति और शिक्षा। ये संस्कृति है क्या? संस्कृति हमारे देश की पहचान है। हमारे देश की ऐसी पहचान है जिसको आज विदेशी भी अपनाने का प्रयास कर रहे हैं, और इनको कहीं ना कहीं ले जाने वाले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ही हैं, जिन्होंने इतना ज्यादा अब उसको प्रचलित कर दिया है कि हमारे जो विदेशी हैं उनको क्या है कि उसको अपनाने के लिए वो बहुत ज्यादा इच्छुक हो रहे हैं कि यार भारत देश की इतनी अच्छा कल्चर है कि इसको अपनाने से हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो इसलिए हमारी संस्कृति जो है और हमारी शिक्षा, शिक्षा की बात क्या है? शिक्षा वो है जो हमारे देश के प्रति कुछ अच्छा सिखाए, और हमारे देश में ऐसा शिक्षा का नियम है। और इसीलिए जो क्या है राष्ट्रीय इच्छा में देश की संस्कृति और शिक्षा को ज्यादा महत्वपूर्ण, अधिक प्रभावित किया गया है। आप समझते हैं अपन सामाजिक और राजकीय ढांचा, यानी कि जो सोशल हैं और गवर्नमेंट ढांचे हैं वो क्या हैं उनके बारे में करते हैं। सोशल ढांचे क्या हो सकते हैं? सोशल ढांचे वो चलते हैं जो सामाजिक तौर पर कार्य कर सकते हैं, सामाजिकता के बेस पर हमें कुछ प्रतीक समझाएं। और गवर्नमेंट ढांचे क्या हो सकते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा या फिर कहीं मिनिस्ट्री के द्वारा लागू किए जाते हैं, जो हमारे देश के प्रति कार्य कर पाए और देश में कुछ अच्छा हो, उसको हम गवर्नमेंट ढांचों में शामिल करते हैं। पॉइंट है कि ऐसा समाज जो एकजुट, प्रबुद्ध मतलब एकता के साथ अनुशासित, उच्च स्तर की एकता से ओतप्रोत होता है। ओतप्रोत क्या होता है कि कहीं ना कहीं वो आगे पीछे ये सारी चीजें चलती रहें। तो क्या है कि ऐसा समाज जो एकजुट, प्रबुद्ध, अनुशासित, अनुशासन में रह करके उच्च स्तर की एकता से ओतप्रोत होता है। नेक्स्ट पॉइंट है यह हमेशा ताकत का स्रोत है।
ताकत का स्रोत इसलिए है क्योंकि इसमें सामाजिकता भी है और क्या है कि राजकीय का भी एक ढांचा रहा है, इसलिए इसको एक ताकतवर हिस्सा माना जाता है। जो भी गवर्नमेंट की एक पॉलिसी वगैरह होती है वो भी इसी के ढांचे में आती है, सामाजिकता का एक कोई प्रबुद्धता होती है वो भी इसी ढांचे में आती है, तो इसलिए इसको एक ताकतवर हिस्सा स्रोत माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके विपरीत जिस समाज में आंतरिक संघर्ष और विरोध होता है, इसके विपरीत जो भी हो या जिस समाज में आंतरिक संघर्ष और विरोध होता है वह सामाजिकता का ही तो प्रतीक है। कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि विद्रोह हो रहा है या फिर कहीं पर इसमें आंतरिक संघर्ष चल रहे हैं, तो ये सब क्या है, हमारे सामाजिकता की ही तो पहचान है कि समाज में क्या की चीजें चल रही हैं, कानून के अपोजिट क्या हो रहा है, कानून के साथ क्या हो रहा है, ये सारी चीजें विद्रोहों के इसी के ढांचे में आते हैं। अगला है राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था प्रभारी सरकारी संस्थान लोकतांत्रिक रूप से चुने गए हैं। राजनीतिक जो व्यवस्था है, राजनीतिक बच्चों व्यवस्था क्या है कि जो प्रभारी सरकारी संस्थान है लोकतांत्रिक है, वह क्या है कि इसी सामाजिक और गवर्नमेंट ढांचों से यानी कि राजकीय ढांचों से चुने गए हैं। अब कहीं राजनीतिक व्यवस्था आ जाए क्वेश्चन ऐसा कि राजनीतिक व्यवस्था जो है वो किस कारक से है, तो इसको कर देना है हमें, या तो सामाजिक ढांचा आएगा या फिर उसमें दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे कि या तो दोनों इक्वल में आ जाए, अलग अलग होकर के आ जाए, तो अलग अलग होकर के दोनों नहीं आएंगे, एक में ही आएंगे, या तो सामाजिक ढांचा लिख के आएगा या राजकीय ढांचा लिख कर आए, ऐसा क्वेश्चन यहां से बन सकता है। धर्म के बारे में समझते हैं। अब यहां पर धार्मिक ये नहीं है धर्म कि हमें अपने बहुत ज्यादा अपने धर्म के प्रति पूजा करनी है, हमें अपने धर्म के प्रति बहुत ज्यादा इच्छुक होना है कि हमें किस प्रकार से। धर्म मतलब क्या, धर्म वो जो हमें अपनी इंसानियत का प्रतीक दिखाए, प्रतीक है ना, कि हमें किस तरीके से अपनी धार्मिकता को समझ के अपने देश के प्रति कुछ करना है, उसी को हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये हमारा धर्म है। अब धर्म के क्या है कि कुछ एक से फैक्ट भी हैं, उसको हम समझते हैं कि विश्व के कई हिस्सों में क्या है कि धर्म में है कि विश्व के कई हिस्सों में धर्म राष्ट्रों की विदेश नीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका क्या है कि विश्व के ऐसे कई हिस्से हैं, विश्व में ऐसे बहुत सारे हिस्से मिल जाएंगे जो धर्म क्या है कि राष्ट्रों की नीति की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कहीं ना कहीं नीतियां भी होती हैं तो वो भी हमारे धर्म के प्रतीक होकर के विदेश नीतियों को दर्शाने का प्रयास करती हैं, इसलिए इसको एक महत्वपूर्ण भूमिका दिया गया है कि धर्म कहीं ना कहीं विश्व के कई हिस्सों में धर्म राष्ट्रों के विदेश नीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए इसको महत्वपूर्ण फैक्टर दिया गया है। ऐतिहासिक रूप से यूरोप में क्रूस युद्ध एक धार्मिक युद्ध था। उदाहरण के बेस पर समझे हम कि ऐतिहासिक रूप है, उसमें एक यूरोप में क्रूस युद्ध एक धार्मिक युद्ध था। क्रूस युद्ध जो हुआ था वो धार्मिकता का ही प्रतीक है, वो कहीं ना कहीं जो क्रूस युद्ध हुआ था वो धर्म के प्रति हुआ था, इसलिए इसको क्या कह सकते हैं कि यह क्रूस युद्ध धार्मिकता का ही प्रतीक माना जाता है। अब क्या है कि नेक्स्ट पॉइंट में हम देख सकते हैं कि भारत की विदेश नीति के जो निर्णय उसके नागरिकों की धार्मिक भावनाओं से प्रमुख रूप से प्रभावित होते हैं, उसको ही हम धर्म मान सकते हैं। ठीक है, भारत की जो विदेश नीति के निर्णय उसके नागरिकों की धार्मिक भावनाओं से प्रमुख रूप से प्रभावित होते हैं, वह हमारे धर्म के प्रति आते हैं। आगे का पॉइंट क्या है कि भारत और पाक के बीच, भारत पाकिस्तान के बीच हाल ही में करतारपुरा कॉरिडोर का खुलना एक अन्य उदाहरण है। क्या हुआ था उस टाइम पे कि भारत पाकिस्तान के बीच हाल ही में करतारपुरा के एक कॉरिडोर का खुलना एक अन्य उदाहरण माना जाता है। जो क्या हुआ था हुआ था उस टाइम पे खुलना हुआ था उसका, वो कहीं ना कहीं धार्मिकता के प्रतीक
हुआ था उससे कुछ लेन देन नहीं रहा, तो वो धर्म के प्रति ही रहा है। ठीक है, तो उसको हम लोग सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि करतारपुरा कॉरिडोर का ही खुलना एक अन्य उदाहरण है जो कि भारत और पाक के बीच रहा है। ठीक है, धार्मिकता का हमने धर्म फैक्टर समझ लिया है। अब हम देखते हैं बाहरी वातावरण होते क्या हैं। बाहरी वातावरण है क्या? बाहरी वातावरण वो हैं जो कहीं ना कहीं हमारे अपने क्षेत्र के बाहर होते हैं, चाहे वो वायु वातावरण हो जाए, चाहे वो जल वातावरण हो जाए, चाहे वो क्षेत्रीय शिक्षा के वातावरण हो जाए, ये सब हमारे बाहरी वातावरण होते हैं। इन्हीं को हम बाहरी वातावरण बच्चों कहते हैं। तो बाहरी वातावरण में है क्या कि विदेश नीति इंटरनेशनल वातावरण में संचालित होती है। इंटरनेशनल यानी कि अंतरराष्ट्रीय वातावरण में संचालित होती है, लेकिन साथ ही इसे बदलते बाहरी वातावरण के अनुकूल होना पड़ता है। क्या होता है कि चाहे हमारे देश की नीति हो, चाहे किसी विदेश की नीति हो, अगर वो कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय वातावरण में संचालित होती है, अंतरराष्ट्रीय वातावरण जो है उसके साथ चल रही है, तो क्या करता है साथ ही साथ बदलते जो बाहर के वातावरण बदल रहे हैं तो उसके साथ चलना पड़ता है। इसी को हम क्या कहते हैं? बाहरी वातावरण। बाहरी वातावरण में क्या चल रहा है उसको भी हमें समझ के चलना है। ऐसा नहीं है कि हम अपनी चाल चले और बस दूसरों का देखना नहीं है। ये कहीं ना कहीं हमारे घर की स्थितियां बच्चों हो सकती हैं कि कोई कह रहा है कि हमें आगे बढ़ना है, कोई कह रहा है हमें नहीं बढ़ना है। तो ये हमारे देश के वातावरण होते हैं बाहरी वातावरण। इनको हमें अपने अनुकूल लेके चलना पड़ता है, ना कि प्रतिकूल लेके होना पड़ता है। इसीलिए हमें अनुभव के साथ अपना चलना पड़ता है कि क्या हमारा विदेश में चल रहा है और क्या हमारे देश में चल रहा है। ये नहीं है कि अपने देश के प्रति चले और हो गया काम, ऐसा नहीं होता है। अब थोड़ा सा देखते हैं जलवायु को। जलवायु है क्या? जलवायु एक कारक है। इससे क्या होता है कि कहां पर क्या किस तरीके से मानसूनी रही हैं, किस तरीके से जल की वहां परिस्थितियां हैं, किस प्रकार से वहां का वायु का है प्रतीक। तो ये सारी चीजें प्रतीक के बेस पर देखते हैं। तो 20वीं सदी के अंत में जलवायु परिवर्तन वैश्विक चिंता का विषय बनकर उभरा और इस प्रकार का प्रमुख विदेश नीति मुद्दा बन गया। क्या हुआ था कि विदेश का एक प्रमुख मुद्दा क्यों बना था? क्योंकि 20वीं सदी के अंत में जलवायु परिवर्तन, 20वीं सदी की बात हो रही है, 20वीं सदी में जलवायु परिवर्तन वैश्विक चिंता का विषय बनकर उभरा। क्या हो रहा था उस टाइम पे? कहीं ना कहीं पानी की समस्या है, कहीं ना कहीं ऐसी समस्याएं हुई कि बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई। तो इसलिए 20वीं सदी का एक उदाहरण लिया गया कि उसमें जो हुआ वो वैश्विक चिंता का विषय था, इसलिए वो उभर के आया, विदेश नीति मुद्दा बन गया था। विदेश नीति मुद्दा इसलिए बन गया था क्योंकि उससे बहुत सारे लोगों की आर्थिकता खराब हुई थी, बहुत सारे देशों की आर्थिकता खराब हुई थी। इसलिए इसको वैश्विक नीति का हिस्सा बनाया गया था, है ना। विदेश नीति के लाभ से, अब विदेश नीति के लाभ से क्या है? लाभ क्या है? विदेश नीतियां जो होती हैं उनसे जो लाभ होता है उन्हीं से हमारा देश की आर्थिकता देखी जा सकती है कि किस तरीके से आगे का ये देश रहेगा, राष्ट्र किस प्रकार से रहेगा, है ना। इसलिए विदेश नीति के लाभ से आंतरिक और बाहरी रूप से जनता की नजर में सरकारी की, यानी कि जो सरकार है उसकी विश्वसनीयता भी बढ़ती है। विश्वसनीयता का मतलब क्या है? विश्व के साथ एक अच्छी बैठक हो सकती है, उसी को एक अच्छी देखरेख हो सकती है, उसी को हम कह सकते हैं कि नजर में आंतरिक जो बाहरी रूप होते हैं उससे जनता की नजर में सरकार की विश्वसनीयता बढ़ती है। अब हमने क्या किया कि विदेश नीति के जो निर्धारक थे, विदेश नीतियां क्या थी, उसका पूरा टॉपिक कवर किया हुआ है। अगर कोई डाउट्स रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाउट्स जरूर डालिएगा, उसको हम वहां पर क्लियर करेंगे। और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए
और जितना हो सके हार्ड वर्क कीजिए, है ना। अभी स्मार्ट वर्क की अभी ज़्यादा प्रयास ना करें कि स्मार्ट वर्क अभी है 2-3 महीने का जो होता है, और सोच रहे हैं कि थोड़ा सा स्ट्रैटेजी भी लेकर आएँ। स्ट्रैटेजी लेकर आने से ये रहेगा कि कहीं ना कहीं बच्चों के जो माइंड में डाउट चल रहा है कि हम अभी से तैयारी करें सीसेट किस तरीके से, बहुत से बच्चों के माइंड में डाउट रहता है कि सर सीसेट अभी पढ़ना चालू कर दें, सीसेट के लिए रिवीजन कब होना चाहिए, सीसेट की तैयारी तो सर है ही नहीं। तो सीसेट के लिए हम स्ट्रेटजी बनाएंगे अभी, और शायद कोशिश करेंगे लाइव लेके आए, या फिर उसको हम वीडियो के तौर पर लाएंगे। तो हम लाइव भी ला सकते हैं और या तो वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। क्या होता है कि लाइव में तो आप लोग जुड़ते नहीं हो, इसलिए कहीं ना कहीं हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो उस स्ट्रेटजी में हम पूरा डे बाय डे, मंथली क्या सब्जेक्ट, किस तरीके से प्री की तैयारी, मेंस की स्ट्रेटजी बाद में देखेंगे, पहले प्री को देख ले, है ना। पहले प्री की तैयारी हो जाए, फिर इसके बाद मैं आराम से मेंस की तैयारी करेंगे। तो पहले प्री फिर मेंस। तो प्री में क्या स्ट्रेटजी हम रखेंगे, किस तरीके से हम प्री को पढ़ते पढ़ते अपना क्वालिफाई करें। सब्जेक्ट बहुत सारे हैं पर मेहनत भी तो हमें बहुत सारी करनी है, इसलिए मेहनत अच्छे से करिए, स्ट्रगल करिए। क्या किसके पास है बिल्कुल मत देखिए, मेहनत कर आगे बढ़, ये मत देख पीछे क्या हो रहा है। पीछे खींचने वाले आपको 1000 मिल जाएंगे दोस्त, पीछे खींचने वाले 1000 मिलेंगे। क्या हमें पीछे खींचना है? उनके कहने से क्या हमें रुकना है? बहुत से लोग कहते हैं यार आईएएस मत, तेरे बस की बात नहीं है। हाँ भाई, कहीं ना कहीं वो उंगली खुद के लिए कर रहे हैं कि मेरे बस की नहीं तो तेरे बस की नहीं। तो किसी का कहना ना माने, जो चल रहा है समाज में चलने दीजिए, अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। एक दिन ऐसा आएगा कि आपका रिजल्ट शोर मचाएगा पूरे आपके शहर में और आपके गांव में। इसलिए मेहनत करते रहिए, रेगुलरिटी से पढ़ते रहिए। अब वीडियो को समाप्त करते हैं।